हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू उत्थान साइंस एकेडमी। चलिए आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की और हम टॉपिक लेके चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और हाइड्रोकार्बन रेडिकल से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से और फिर बात करेंगे रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, चलिए तो हेडिंग अपनी हो जाएगी हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोज कंपाउंड विच कैन कंपोज्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंपल से शब्दों में कहा जाए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इन जनरल हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय RH, ARH, RH एलिफेटिक और ARH एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सपोज दैट कि मान लीजिए मेरे पास मैंने रिप्रेजेंट किया RH से एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया, RH ले लिया। आप इसे एल्केन एज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, अगर इस हाइड्रोकार्बन से मैं अगर एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन, 2 ले सकते हो आप, 3 हाइड्रोजन ले सकते हो, अगर रिमूव किया जाए, क्या किया जाए? रिमूव, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ये जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं आगे तब वहाँ पे यूजेस होते हैं इनके। जैसे मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरीके का एक रेडिकल बनेगा। कैसे? एग्जांपल्स के बेस पे देखिएगा। सपोज दैट आपने एक हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे CH3 एंड CH3 हाइड्रोकार्बन लिया, और आपने क्या किया, C1 कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया या फिर यहाँ से हटा दिया। जैसे ही आप हटाते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो C1 कार्बन है, उस C1 कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हो जाती है। इक्विवेलेंसी क्या हो जाती है? फ्री। ये जो कार्बन है आपके पास, ये अब कार्बन होता है फ्री वैलेंस्ड कार्बन। फ्री वैलेंस्ड कार्बन, क्लियर है? ये फ्री वैलेंस्ड कार्बन है और इस स्पीशीज को जो नेम दिया जाता है, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं, एक हाइड्रोजन जब आपने हटाया, एक वैलेंसी फ्री भी है, इसको नेम दिया जाता है मोनोवैलेंट। क्या नाम दिया जाता है? मोनोवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या नाम देंगे? एक वैलेंसी फ्री है तो नेम हो जाएगा मोनोवैलेंट। ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्लियर? आगे देखिए, सपोज दैट मैं क्या करता हूं, अब इससे 2 हाइड्रोजन हटा देता हूं। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन हटाता हूं, देखो 2 हाइड्रोजन हटाने की प्रोसेस कई तरीके के हो सकते हैं, तरीके हैं वे हैं वो आपके कई तरीके से हो सकते हैं। सपोज दैट आपने एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाए, या फिर ऐसा हो सकता है, कैसा? आप क्या करें, आप एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन का मतलब हो गया जो निकटवर्ती कार्बन परमाणु है, इसको आप बोल सकते हैं एडजेसेंट कार्बन, या फिर आप बोल सकते हैं विस कार्बन एटम या विसिनल कार्बन। ठीक है ना, विसिनल भी बोला जा सकता है। निकटवर्ती 2 कार्बन से आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, 2 वैलेंसी फ्री कर दी। यहाँ पे ये 2 वैलेंसी है, यहाँ पे 2 वैलेंसी, ये दोनों कार्बन फ्री वैलेंस्ड है, ये कार्बन भी फ्री वैलेंस्ड है। अब इन दोनों को बोलते हैं बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। बाईवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल कब? जब आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए हों। एक हाइड्रोजन हटाते हैं तब क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट। कहने का मीनिंग है, जब आप किसी भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाया जाता है, तो प्राप्त होने वाली स्पीशीज, प्राप्त होने वाली जो जाति बनती है, उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन मुक्त मूलक।
क्लियर है? तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? when one and more than one hydrogen atom, when one or more than one hydrogen atom removed from parent hydrocarbon then species are known as हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल या हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, क्या हो गया? जब हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाया जाता है तो प्राप्त स्पीशीज या फिर बोल सकते हैं जाति, देख लेना आप। ठीक है, क्या कहलाती हैं? हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहलाती है। क्या कहा हमने? ध्यान से समझो, सिंपल सी बात है। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ओके, चलिए अब ये मैंने इसके लिए एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेशन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आप ARH से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो R ग्रुप है ये एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा अगर एल्केन हो तब। ठीक है, इनके नाम लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इस ग्रुप AR को बोलते हैं एरिल। ठीक है, ओके, इसके लिए डिफरेंट नेमिंग हो सकती है। एल्कीन हो तो अलग होगा, एल्काइंस हो तो अलग होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज लेते हैं हाइड्रोकार्बन में पेरेंट्स चेन को, और वहां पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन में हम ले लेते हैं सबसे पहले एल्केन्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे? एल्केन्स। एक पॉइंट और भी एक साथ आप मेंशन करना चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, सपोज दैट आपके पास क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है, और इस हाइड्रोकार्बन से आप क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हैं। कितने हाइड्रोजन आप रिप्लेस किए जा रहे हैं? सपोज दैट 1 हाइड्रोजन, सपोज दैट 2 हाइड्रोजन आर रिमूव्ड। मान लीजिए आप 3 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन से कितने हाइड्रोजन रिमूव किए जाए? 1 हाइड्रोजन रिमूव किया जाए या फिर 2 हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो उनके नेम क्या होंगे? इसका नेम होगा मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन, साथ में लिख रहा हूं रेडिकल। यहाँ पे आ जाएगा बाईवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और इसका नेम हो जाएगा ट्राईवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साथ साथ में इसमें 1,7G, इसमें आ जाएगा आपका 3,7G, और यहां पे होगा आपका 3,7G। ये आपके रेडिकल होंगे। 1,7G हाइड्रोकार्बन मुक्त मूलक, 2,7G हाइड्रोकार्बन मुक्त मूलक और 3,7G हाइड्रोकार्बन मुक्त मूलक। क्लियर है? नो डाउन। चलिए अब आगे की बात करते हैं, और आगे हम पर्टिकुलर ले रहे हैं सीरीज में, और वो हम लेंगे एल्केन्स। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स फॉर एल्केन्स। एल्केन्स के लिए मैं इन जनरल क्या बात करते हैं, जो रेडिकल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, एल्केन्स को रिप्रेजेंट करेंगे RH से। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट हम बात करते हैं एल्केन्स से। एल्केन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं? ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यानी कि एल्केन्स में कार्बन सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीजें होंगी। ओके, और इसके लिए अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n+2, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने अटैच हो सकते हैं इसके साथ? 2n+2 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। और जनरल फॉर्मूला ये आपके पास आ चुका है, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। और अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स के लिए मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मोनोवेलेंट। उसके बाद में हम बात करेंगे बाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, बाइवेलेंट के लिए हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे एक ट्राइवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन कब फॉर्म होगा? जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। बाइवेलेंट के लिए आप 2 हाइड्रोजन लेते हैं, और 2 हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, 3 तरीके हैं वो लेते हैं, 3 वेज लेते हैं। और यहाँ पे ट्राइवेलेंट हाइड्रोकार्बन के लिए एक ही तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज होगा फ्रॉम, जब तीनों हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव किए जाएं, 3 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव्ड फ्रॉम सेम कार्बन एटम। ठीक है, यहां पे आ जाएगा फ्रॉम टर्मिनल कार्बन एटम। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम विस्नेल या फिर विस कार्बन एटम, और यहां पे आ जाएगा फ्रॉम सेम कार्बन एटम, और ये आएगा किसी भी कार्बन से हो, एनी कार्बन एटम। अब यहां देखो, जब हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तब आपके पास स्पीशीज बनेगी, उस स्पीशीज का नेम होता है एल्किल। क्या नेम होगा? एल्किल। और किस टाइप का होगा? मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। देखो एक साथ ही नाम मैं लिख रहा हूं इसका, आप इस तरीके से थोड़ा समझ लें इसको। कैसे? एल्क प्लस YL। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन होता है इसका केवल R से। ओके। दूसरा आप देखेंगे, जब आपके देखो यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन सेम कार्बन एटम से रिमूव हो, विस्नेल कार्बन से हो या टर्मिनल कार्बन से हो, इन तीनों कैटेगरी में हम एक ही बात करते हैं कि आपके पास जो फॉर्मेशन होने वाला है रेडिकल का, वो है एक बाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्लियर है? इन तीनों के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है, वर्ड रूट बोल सकते हैं, वो एक ही वर्ड यूज होगा सबके लिए, एल्क। ठीक है, अब यहाँ पे सफिक्स लगता है। सफिक्स में क्या यूज करेंगे? जब सेम कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसके लिए वाइलिडिंग सफिक्स यूज होता है। फ्रॉम विस्नेल कार्बन के लिए वाइलिन, और यहाँ पे एल्क जो टर्मिनल कार्बन से अगर हटाया जाता है तो यहाँ पे एल की जगह मेथ यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं? मेथ। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे CH2 ग्रुप को लेके, और इसका नेम होता है मिथाइलिन, या फिर पर्टिकुलर आप इसके लिए एक प्रीफिक्स भी यूज करेंगे, नंबर, और नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉली से, पॉलीमिथाइलिन। ठीक है, वेयर पॉली का मीन्स होता है नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। बात करेंगे आगे, 3 कार्बन एटम अगर हटाए जाएं तो इसके लिए नेम होता है एल्क, रूट वर्ड रहेगा, प्लस वाइलिडाइन सफिक्स यूज करेंगे। तो ये हमारे नेमिंग रहेगी हाइड्रोकार्बन रेडिकल से रिलेटेड, और हाइड्रोकार्बन रेडिकल में ये आपके पास बन जाएगा एक मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ये आपके पास बाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ये भी एक बाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ये भी एक बाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और ये एक ट्राइवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल होगा। क्लियर? अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सफिक्स यूज किया है YL। जब आप मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल यूज करेंगे तो उसके लिए रूट वर्ड एल्क होगा, सफिक्स YL यूज करेंगे। ठीक है, जब आपके पास 2 हाइड्रोजन हटाए जाएंगे और सेम कार्बन एटम से, तब आप सफिक्स यूज करेंगे वाइलिडीन,
अगर फ्रॉम विसिनल कार्बन एडजेसेंट, मैंने बताया कि निकटवर्ती कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन हटाते हैं तो वाइलिन आप सफिक्स यूज करेंगे और पॉलीमिथाइलिन का भी यूज करेंगे। जब आप टर्मिनल कार्बन, यानी कि टर्मिनल का मतलब होता है सिरे वाले कार्बन से जब दो हाइड्रोजन हटाए जाएंगे तब आप यूज करेंगे पॉलीमिथाइलिन। और पॉली शब्द किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉली वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इन स्पीसीज, या फिर पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और L प्लस वायलेटिन, और ये वायलेटिन सफिक्स का भी यूज करेंगे जब तीन हाइड्रोजन हटाएं, वो भी सेम कार्बन एटम से। तीन हाइड्रोजन हटाने के तरीके बहुत बढ़ते जाएंगे, तो इसके यहाँ पे एक ही तरीका यूज करेंगे, वो आपका होगा वायलेटिन सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए आप साइड व्यू में देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सपोज दैट मेरे पास क्या हो, एक हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन में मेरे पास हो CH4, क्या हो, CH4 हो। CH4 से अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दूं तो मेरे पास स्पीसीज बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका नेम होता है मेथेन और इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, मेथ। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना है, एक है, और सफिक्स क्या यूज करेंगे, YL, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास क्या हो, हाइड्रोकार्बन में C2H6 हो। C2H6 से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, तो रिमूव करूंगा तो मेरे पास बनेगा C2H5, C2H5, और इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा, एथ यूज होगा, और सफिक्स में क्या यूज होगा, YL, एथिल। याद रखना, इसका जो शॉर्ट है वो AT से होगा संक्षिप्त, और इसको ME से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मिथाइल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ME से, और इथाइल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ET, ओके। और आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या हो, CH3, CH2 एंड CH3 हो, प्रोपेन है। अगर प्रोपेन से मैं क्या बनाना चाहूँ, मोनोवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी बन सकता है कि प्रोपेन से कितने टाइप के मोनोवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल है वो बनाए जा सकते हैं, कैन बी क्रिएटेड बाय फ्रॉम प्रोपेन। तो यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन्स की बात करें तो ये मान लीजिए 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और 3 कार्बन है। 1 और 3 की पोजीशन तो सिमिलर है, यानी कि आइडेंटिकल पोजीशन है, 1 और 2 की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पास एक दो तरीके बनेंगे। कौन कौन से तरीके बनेंगे? मान लीजिए आप C1 से हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं सॉरी, और इस C2 कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। C1 से अगर आप रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, और C2 से अगर आप रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन लगा के फिर डंडा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फ्री वैलेंस कार्बन है और ये फ्री वैलेंस कार्बन है। तो यहाँ पे दोनों के लिए आप एक बात चेक कर सकते हैं, दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा स्पीसीज का C3H7, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये आएगा C3H7 ही आएगा, ठीक है ना, दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, तो यहाँ एक प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है, ठीक है। मैं कोई भी बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक बेसिक टॉपिक है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको साथ साथ में हैं वो रिमेंबर कर रहे हैं, आपको याद हो रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर फिर भी थोड़ा मिस्टेक होता है तो रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। पीछे बैक आइए, फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ देखिएगा, कार्बन 1, 2 एंड 3 कार्बन है, दोनों के स्ट्रक्चर को देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो इनके लिए कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाएंगे? क्योंकि ये आइसोमर्स हैं। ये क्या है? आइसोमर्स, ठीक है। हो सकता है कि हमने एक लेक्चर में बात की हो तो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो, हैं, दोज आर कॉल्ड आइसोमर्स। अगर आपके पास दो से अधिक कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, उनको आइसोमर्स कहा जाता है, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इन शॉर्ट में मैंने समझाया आपको। तो ये चीजें आप देखेंगे, दोनों ही आइसोमर्स हैं, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों स्पीसीज है, दोनों के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। इन दोनों को नेमिंग देने के लिए इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे। प्रेडिक्ट करने के लिए अलग अलग किया जाएगा, अलग करने के लिए इसके लिए नॉर्मल यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसके लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे। और नॉर्मल और आगे हम क्या लिखेंगे? प्रोप, और फिर क्या लगा देंगे? YL। क्यों? दोनों के लिए एक ही नेम आता है, प्रोपिल, और इसके लिए हम यूज करते हैं आइसो वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, ठीक है। और याद रखना, ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम आइसो ग्रुप कहा जाता है।
कैसे? अगर आपके पास क्या हो, एक पेरेंट चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या हो, वन मिथाइल ग्रुप हो, वन मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो तो उसको बोलते हैं आइसो। अगर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसको बोलते हैं नियो। लेकिन नियो के लिए एक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है कि आपके पास मिनिमम कार्बन है वो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, ओके। चलिएगा, ये एग्जाम्पल आपने देखे हैं किसके लिए, एल्किल ग्रुप के लिए। दूसरा पॉइंट और भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला आप चेक कीजिए, CnH2n+2 है। मैंने ये कहा कि हाइड्रोकार्बन का जब फॉर्मेशन होता है तब आप हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में डिफरेंस लेके आते हो। कहने का मतलब आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, कार्बन को रिमूव नहीं किया जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। अगर मैं इसके लिए जनरल फॉर्मूले की बात करूं, स्पीसीज के लिए, स्पीसीज एल्किल स्पीसीज के लिए अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो कार्बन उतने ही रहेंगे। हाइड्रोजन आपने कितने कम किए हैं, एक कम किया है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट बात करता हूं एल्काइलिडीन। नेक्स्ट बात करता हूं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन के लिए अगर बात की जाए, अगर मैं यहां से एक और हाइड्रोजन और हटा दूं, एक हाइड्रोजन क्या कर दूं, एक और हाइड्रोजन हटा दूं, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसकी कितने वैलेंसी फ्री हो जाएगी, 2 वैलेंसी। इस टाइम में आपके पास कार्बन के पास कितने, सॉरी यहाँ पे इसमें स्पीसीज में कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, मेथ यूज करेंगे, प्लस क्या लगाएंगे, वाइलिडीन यूज करेंगे। क्या नाम बन गया इसका, मिथाइलिडीन। क्लियर है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। ठीक है ना, क्योंकि यही कार्बन क्या है, टर्मिनल है। यही कार्बन क्या है, टर्मिनल है, पहला और लास्ट यही है। इसको बोलेंगे मिथाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मिथाइलिडीन। ठीक है, अब चेक करना। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से फिर 2 हाइड्रोजन हटाता हूं। देखो यहां से 2 हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन हटाने की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाएगी। कैसे होगी वो भी बात करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कैसे। अब देखो मेरे पास क्या इथाइल ग्रुप है, तो इसके स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, CH3CH2। अगर मैं क्या करूं, इससे एक हाइड्रोजन और हटाने की मैं बात करूं, या फिर इससे मैं 2 हाइड्रोजन हटाने की मैं बात करूं, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। क्योंकि मेरे पास 2 कार्बन है, पॉसिबिलिटी 2 है, 2 साइट है पॉसिबल। 2 कौन सी साइट है, एक तो C1 कार्बन है, दूसरा कौन सा कार्बन है, C2 कार्बन है। अगर मैं बात करूं C1 कार्बन की, अगर मैं C1 कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं तो मेरे पास आएगा CH3CH, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं C2 कार्बन की, C2 कार्बन से देखा जाए तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, CH2। क्लियर है, 1-2 पोजीशन से। यानी कि एक तो आपने दोनों हाइड्रोजन जो हटाए हैं, अगर मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से अगर मैं बात करूं, इस पोजीशन से बात करूं, 2 हाइड्रोजन हटाए मैंने एक ही कार्बन से, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम सेम कार्बन एटम। और इन दिस सिचुएशन 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम विसनल कार्बन एटम। यहाँ से तो विसनल कार्बन से हटाए गए और यहाँ पे एक ही कार्बन से। जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो आप यहाँ पे सफिक्स क्या यूज करते हो, वाइलिडीन यूज करते हो। और विसनल कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन हटाते हो तो क्या यूज करते हो, वाइलिन यूज करते हो। यहाँ पे कार्बन कितने, 2 के लिए क्या आएगा वर्ड, इथाइल, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइलिडीन। एम आई राइट। और इसका नेम क्या होगा, इथाइलिन। ओके। अब दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। इसके लिए जनरल फॉर्मूला, कितने हाइड्रोजन हटाए हैं आपने, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन की कैलकुलेशन में ही फर्क आएगा इन तीनों के लिए, यानी कि बाइवैलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n बनेगा। 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिए हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमिथाइलिन। अब यहाँ पे एक बात देखो, बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे 2 कार्बन है और यही दोनों कार्बन की अगर देखा जाए एथेन के अंदर दोनों ही कार्बन 1 और 2 कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है। यानी कि ये भी कार्बन है, प्रथम कार्बन है, ये अंतिम कार्बन है, ये प्रथम और ये अंतिम, यानी कि दोनों ही सिरे वाले कार्बन है। तो क्या हम दोनों के लिए, इसके लिए हमने जो एथाइलिन नाम लिखा है, क्या हम पॉलीमिथाइलिन के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। आप पॉलीमिथाइलिन के अकॉर्डिंग नेमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मिनिमम जो कार्बन क्राइटेरिया है वो कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, या तो 3 के बराबर होनी चाहिए या फिर 3 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है। इसके लिए आप क्या नहीं यूज नहीं कर सकते, डाईमिथाइलिन वर्ड यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, डाईमिथाइलिन,
क्योंकि CH2 की संख्या कितनी है 2, तो ये नेमिंग क्या होगी, गलत हो जाएगी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट कार्बन की संख्या क्या करता हूं मैं, 3 कर लेता हूं। कार्बन की संख्या कितनी कर लेता हूं, 3। अगर मेरे पास कार्बन की संख्या 3 हो, CH3, CH2 एंड CH3, तो टर्मिनल कार्बन से अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटा देता हूं तो मेरे पास ऐसी शेप बनेगी CH2, CH2 एंड CH2। और आप देखो इसके अंदर आपके पास CH2 ग्रुप कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप ट्राई 3 है, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, ट्राई मिथाइलिन, ये नेमिंग होगी। क्लियर है? तो आपके पास बाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल तक नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है, सेम कार्बन एटम से, विसनल कार्बन से और टर्मिनल कार्बन से। ठीक है, और भी आप ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं, पेंटेन ले सकते हैं, हेक्सेन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे नेमिंग करते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें जितनी आपसे पूछी जाएगी वो सफिशिएंट है। और एक आप ये ले लीजिएगा, जैसे आपने क्या लिया, ब्यूटेन है, सपोज दैट ये ब्यूटेन है, मैंने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फ्री वैलेंस कार्बन लूँ तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल। यानी कि अगर C4H10 की बात हो, ब्यूटेन से कितने मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल फॉर्म किए जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन से बनने वाले मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल की संख्या बताइए, तो आंसर आएगा 4। कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। कौन कौन सा, एक तो होगा एन ब्यूटिल, दूसरा होगा सेकेंडरी ब्यूटिल, तीसरा होगा टर्सरी ब्यूटिल और चौथा होगा आइसोब्यूटिल। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा, पेंटेन से भी पूछा जा सकता है, पेंटेन से बनने वाले मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स कितने बनेंगे, तो आंसर आएगा 8। कितना आएगा, आंसर 8 आएगा, C5H12। ठीक है, सभी दोनों के लिए अगर DU देखा जाए तो 0 आएगा। DU कितना आएगा, 0। चलिए, शंका ना रहे स्टूडेंट को, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का आंसर जो मैंने कहा है उसको अभी प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे कहा गया, कुछ स्टूडेंट उलझन में होंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं C4H10 की। अब मुझे ये नहीं पता, मेरे को केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, मुझे ये नहीं पता ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, अब मैं इस कंपाउंड को देखूंगा और देखने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये कंपाउंड किन एलिमेंट से बना है। यहाँ पे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब है ये जो कंपाउंड कंपोज हुआ है, ये जो बना है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। ओके, अब हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन। क्लियर। अब दूसरा देखो, यह हो सकता है एरोमेटिक कंपाउंड में भी आ सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इसका DU। DU क्यों चेक करेंगे, DU चेक करने से हमें ये आइडिया लग जाएगा क्या ये सेचुरेटेड है, क्या ये अनसेचुरेटेड है, क्या ओपन चेन में स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहेगा या फिर ये क्लोज चेन में रिंग कंपाउंड में बनाएगा, तो इसमें कुछ आइडिया लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले DU चेक करते हैं। तो DU इसका कितना आएगा, 4+1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, 4+1, और उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, -10/2, तो इसका DU कितना है, 0। अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है तो मुझे पता है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, यानी कि पाई बॉन्ड और रिंग इसमें अनुपस्थित है, ना तो इसमें रिंग है ना ही इसमें पाई बॉन्ड है। तो ऐसा बोल सकता हूँ ये एक सेचुरेटेड कंपाउंड है और रिंग भी नहीं है, इसका मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। तो वो कौन हो सकता है, एल्केन हो सकता है। तो एल्केन की पॉसिबिलिटी कितनी आ सकती है, तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी में सबसे पहले क्या लेंगे, ये हो सकता है कि एक स्ट्रेट चेन के अंदर जुड़ा हुआ हो। स्ट्रेट चेन में आएगा तो ये आएगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, दूसरा अगर ये ब्रांच बनाए तो ब्रांच के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो होती है आइसोब्यूटेन। क्लियर है, तो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन 2 आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन से रिलेटेड। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा,
यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करने के तरीके देखो, एक तो यहाँ से इससे आइडेंटिकल बनेगा, एक यहाँ से, केवल दो ही साइड आपके पास पॉसिबिलिटी है 1 हाइड्रोजन से। यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये N ब्यूटिल बनेगा और यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल बनेगा। अब इन तीनों कार्बन से रेडिकल हटाने की पॉसिबिलिटी एक ही है, यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये बनेगा आपके पास आइसोब्यूटिल और यहाँ से करेंगे 3 डिग्री कार्बन से तो यहाँ से बनेगा टर्सरी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट के दिमाग में यह आता है कि एक सेकंड लास्ट कार्बन है और इस पे क्या जुड़े हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इसका नाम क्या दे देंगे, नियो दे देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, नियो वर्ड है, इसके लिए क्या होगा, नियो ब्यूटिल जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। नियो के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल क्यों, इस कार्बन के बेस पे 3 डिग्री कार्बन है। ओके, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्यूटेन से बनने वाले रेडिकल्स कितने होंगे, 2 इससे बनेंगे और 2 इससे बनेंगे। क्लियर है, टोटल कितने आंसर आ जाएंगे, 4। ऐसे ही अगर पेंटेन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे पेंटेन से, जिसका DU कितना आएगा, DU आएगा 0। ओके, चेक करना आप। उसके बाद में पेंटेन से रिलेटेड आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पेंटेन के 3 टाइप के आइसोमर्स आते हैं, एन पेंटेन, उसके बाद में आइसोपेंटेन, उसके बाद में आता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से रिलेटेड केवल एक ही रेडिकल बनेगा। उसके बाद हम बात करें एन पेंटेन से रिलेटेड, एन पेंटेन से 3 टाइप के रेडिकल बनेंगे और आइसोपेंटेन से 4 टाइप के रेडिकल बनेंगे। क्लियर है, तो कुल मिला के आपके पास एन पेंटेन से 8 टाइप के मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनते हैं। ओके, ये तो बात होगी फिनिश। अब यहाँ पे बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनते हैं उससे रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए मैं ब्यूटेन लेता हूं तो ब्यूटेन से मोनोक्लोरिनेशन से एक रिएक्शंस की मैं बात करता हूं। देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे मान लीजिए एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती है, ठीक है, क्लोरिनेशन रिएक्शन ले लेता हूं मैं। सपोज दैट हेलोजिनेशन रिएक्शन है, RH है, इसकी रिएक्शन X2 के साथ रिएक्शन होती है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर प्रेजेंस पे ले सकते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन होती है FSR के लिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें मान लीजिए मेरे पास RH बनता है या मिक्सचर ऑफ RH बनता है। इसमें पर्टिकुलर आपको ये दे देगा, जैसे मान लीजिए CH3, CH2 एंड CH3 है, इसका आपको क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है। तो मोनोक्लोरिनेशन से प्रोडक्ट कितना बनेगा, मोनोक्लोरिनेशन से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो भी स्टेबल बनेगा, ये वाला, ठीक है। मोनोक्लोरिनेशन के स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट की बात हो तो यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर आपको कहें कि इससे अगर क्लोरिनेशन करें, इससे क्या करें, मोनोक्लोरिनेशन से, देखो मैंने केवल मेजर प्रोडक्ट बनाया, इसका माइनर प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और पॉसिबिलिटी है ये वाली, ठीक है, ये बनेगा 1 क्लोरो। अगर आपसे ये पूछे मोनोक्लोरिनेशन के थ्रू कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात हो तो आपको वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर पूछी जाए तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्लोरीन को आप ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, 1 एंड मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम, या फिर हम ऐसा कहें 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, 1 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से अगर रिप्लेस करते हैं तो मोनो हेलो डेरिवेटिव बनता है। क्लियर है, इसका मतलब वही बात होगी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने का मतलब एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाना। तो मोनो हेलोजिनेशन के थ्रू उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं जितने आपके पास हाइड्रोकार्बन रेडिकल फॉर्म होते हैं, मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल। यानी कि अगर मैं प्रोपेन्स की बात करूं, इससे कितने मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनते हैं, 2 बनते हैं। इसका मतलब मोनोक्लोरिनेशन के थ्रू या मोनोब्रोमिनेशन, मोनोआयोडीनेशन के थ्रू बनने वाले जो बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी संख्या केवल 2 होगी। पॉसिबिलिटी अगर पूछी जाए, देखो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है, F2 और I2 के लिए जो पॉसिबिलिटी होती है वो रेयर होती है, क्योंकि ये तो हाईली एक्सप्लोजिव होता है और ये क्या होता है, वेरी लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है रिएक्टिविटी की Br2 और Cl2 की होती है। ये हम बात करेंगे जब रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर केवल एक ही बात करनी है, वो क्या बात करनी है अपने को, कि हेलोजिनेशन के थ्रू बनने वाले एल्किल हैलाइड की कितनी संख्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, तो उतनी होगी जितनी संख्या में रेडिकल बनते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि पेंटेन के मोनोक्लोरिनेशन के थ्रू बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे, मोनोक्लोरो व्युत्पन्न की संख्या कितनी होगी, तो आंसर आएगा 8, ठीक है। ब्यूटेन से कितने बनेंगे, तो आंसर आएगा 4। प्रोपेन से कितने बनेंगे, आंसर आएगा 2। एथेन से कितने बनेंगे, आंसर आएगा 1, और मेथेन से कितना आंसर आएगा 1।
अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास अगर डाई डेरिवेटिव पूछा जाए, डाई डेरिवेटिव पूछा जाए, जैसे डाइक्लोरो, डाइब्रोमो, इस तरीके से अगर पूछा जाए आपको डाई हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में बात की जाए, इसका मतलब है आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं और 2 के वे कितने होंगे। पहले तो हम बात करेंगे 3 तरीकों की, सेम कार्बन एटम, विसिनल कार्बन और टर्मिनल कार्बन, और उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस बेस पे आंसर होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये इसके पूछने के चांसेस थोड़े कम होंगे, आपको मोनो डेरिवेटिव तक ही सीमित रहना है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस है जो छोटे एग्जांपल है, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है, यहाँ तक आपको याद रखना है। और आई थिंक अब मैं ये कहूँगा कि आपको तो याद ही रख लेना है, बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को पहले ही आपको प्रेडिक्ट करने की आवश्यकता ना हो, याद ही रखें, ठीक है। इतना आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इनके कुछ ट्राइबल सिस्टम की नेमिंग की बात करेंगे। आईयूपैक सिस्टम से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है, फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे आईयूपैक सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बैक टू बैक अच्छी क्लासेस और अच्छे टॉपिक के साथ पढ़ते रहना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।